हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर के राइट इशू के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में ही इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से रिसर्च करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 950 करोड़ रुपए का राइट इशू लेके आया है, यानी कि ये नया फंड रेज कर रहा है, वो भी राइट इशू के द्वारा। राइट इशू में कंपनी है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाती है और उनको नए शेयर बेचती है और उससे नया फंड रेज करती है। तो ये जो नए शेयर दे रहे हैं, उसकी जो ऑफर प्राइस इन्होंने रखी है वो 14 रुपये रखी है, जबकि इनके शेयर की प्राइस इस समय 23 रुपये 20 पैसे है, यानी कि डिस्काउंट पर ये शेयर दे रहे हैं। और जो शेयर का रेशियो है वो 8:13 का, यानी कि 13 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं आपके पास, तो आप इस राइट इशू में 8 नए शेयर खरीद सकते हैं। जो कुछ की डेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो ये राइट इशू है वो 24 अक्टूबर 2025 को ओपन होगा और 3 नवंबर 2025 को दोस्तों ये क्लोज हो जाएगा। इसके जो राइट एंटाइटलमेंट है वो दोस्तों ट्रेड करेंगे और वो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 14 अक्टूबर 2025 है, यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स 14 अक्टूबर 2025 को इसका शेयर रखते होंगे, यानी कि 13 अक्टूबर तक जिन लोगों ने खरीद लिया है, वो इस राइट इशू के लिए एलिजिबल होंगे। तो उन लोगों के डीमेट अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट हो जाएंगे। अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं या तो इस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि नए शेयर खरीद सकते हैं, या फिर जो राइट एंटाइटलमेंट उनके डीमेट अकाउंट में आए हैं उनको सेल करके इससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि राइट इशू में जो है आपकी होल्डिंग है वो डाइल्यूट होती है। तो अगर आप सेम होल्डिंग रखना चाहते हैं तो आपको जो जो राइट एंटाइटलमेंट मिले हैं, जो भी रेशियो में ये राइट इशू लेके आए, उस रेशियो में सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपकी होल्डिंग सेम रहेगी। होल्डिंग का मतलब होल्डिंग परसेंटेज। अदरवाइज अगर आप राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी होल्डिंग डाइल्यूट होगी और जो शेयर की प्राइस है दोस्तों वो भी राइट इशू के बाद कम हो जाती है। इनके जो राइट एंटाइटलमेंट है उनको बेचने की, उनको सेल करने की जो आखिरी तारीख इन्होंने दी है वो 28 अक्टूबर है। तो ऑनलाइन 28 अक्टूबर तक आप बेच सकते हो, उसके बाद ऑनलाइन आप इनके राइट एंटाइटलमेंट नहीं बेच पाओगे। और ऑफलाइन की जो तारीख दी इन्होंने 31 अक्टूबर 2025 दी है, यानी कि 31 2025 तक आप ऑफलाइन इसको बेच सकते हो। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो अगर इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इसने 49% का लॉस दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कि इसका शेयर 49% गिर गया है लास्ट 1 ईयर में। और जब से ये लिस्ट हुई है तब से अब तक 42% गिर गया है। दोस्तों ये जुलाई 2023 में लिस्ट हुई थी और जिस समय लिस्ट हुई थी उस समय इसका आईपीओ को 110 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था और लिस्टिंग गेन भी इसने दिया था, अराउंड 60% का लिस्टिंग गेन दिया था। लेकिन उसके बाद ये शेयर नहीं चला और इसने तब से अब तक 42% का लॉस दिया है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इसकी मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 2554 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और फ्री फ्लोट मार्केट कैप 672 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करें तो जो रेवेन्यू था वो 1019 करोड़ रुपए का था, बट जो प्रॉफिट थी वो माइनस में थी, यानी कि 239 करोड़ रुपए का लॉस किया है जून क्वार्टर में कंपनी ने। अगर इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें दोस्तों, क्योंकि ये एनबीएफसी है तो इसके डिफरेंट पैरामीटर हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इसका दोस्तों FY24 में 9.4 था और FY25 में 8.5 हो गया है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका गिर रहा है, जो कि रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता है। अगर ग्रॉस एनपीए की बात करें दोस्तों तो FY24 में 2.51 था,
FY25 में वो बढ़ के 9.43 हो गया, यानी ग्रॉस एनपीए बहुत तेजी से बढ़ा है। और अभी जून क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किया है 11.42% है। तो ग्रॉस एनपीए बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो लोग इनसे लोन ले रहे हैं वो उसको वापस नहीं कर रहे हैं, पैसे को वापस नहीं कर रहे हैं, तो इनकी जो प्रॉफिट है वो प्रोविजनिंग में जा रही है। नेट एनपीए भी जून क्वार्टर में इन्होंने 5% बताया कि जो कि बहुत अधिक है दोस्तों। तो इनकी जो प्रॉफिट है वो मोस्टली प्रोविजनिंग में जा रही है। जो बैड लोन है, जो लोन दिया है, जो वापस नहीं आ रहा है, उसकी वजह से इनकी प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर एनपीओ को नेट वर्थ से भी कंपेयर करें, एनपीए टू नेट वर्थ देखें तो 35.21% है, यानी कि नेट वर्थ जो कंपनी की है उसका 35% इन्होंने ऐसा लोन दिया हुआ है जो कि वापस आने की संभावना बहुत कम है। अगर इसके टोटल लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 2.3% की ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है बट एटलीस्ट बढ़ रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो 18.3% की है ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत अच्छी है। डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है इनकी। बट जो कासा रेशियो है दोस्तों, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है वो 19.7 है, यानी कि बहुत लो है बट एटलीस्ट स्टेबल है। तो इनकी जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर ओवरऑल फंडामेंटल ये डिस्कस करें तो प्रोविजनिंग है। ये जो जिस सेक्टर को लोन देते हैं, जिन लोगों को लोन देते हैं, वो रूरल और रूरल एरिया को और सेमी अर्बन एरिया वाले लोगों को देते हैं, जहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत कम होती है और लोन डिफॉल्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला जो काम है कंपनी का, इस प्रोविजनिंग से बाहर आना है, जो एनपीए है उसको कम करना है। उसके लिए कंपनी ने ये राइट इशू लेके आई है, जिससे फंड रेज कर रहे हैं, जिससे ये प्रोविजनिंग करेंगे। बट देखना होगा कि कंपनी इससे कैसे निकल के बाहर आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।